दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। अभी 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर अखबारों में एक खबर चली है जिसमें एक फ्रेंच नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक ल्यूक मोंटेग्नियर ने दावा किया है कि नए वेरिएंट का मुख्य कारण वैक्सीन है। यानी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनको जो है ये नया वेरिएंट ज़्यादा हो रहा है और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। इस खबर को हमारा दिशाहीन मीडिया भी इतना तूल दे के चला रहा है या उसने अभी चलाया है कि जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मीडिया के पास ऐसी कौन सी खबर आ गई है जो शायद इस सदी की सबसे बड़ी खबर है, जिसको इतनी ज़ोर दे के चला। पहले तो ज़रा इन महाशय का अंदाज़ देखिए कि इसको किस तरह से इस खबर को बता रहे हैं और किस तरह से चला रहे हैं। पूरा जोर लगाकर उन्होंने इस खबर को चलाया है, ज़रा थोड़ा सा देखिए इसको। ये सबसे बड़ा खुलासा है पिछले कुछ दिनों का। कोरोना वेरिएंट्स पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से है वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह है वैक्सीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 2008 में नोबेल प्राइज जीतने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर का ये सनसनीखेज खुलासा मैं चाहूंगा। दोस्तों, मैंने दिशाहीन मीडिया इसलिए कहा कि हमारे स्ट्रीम मीडिया का या तो विवेक बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सोच ख़त्म हो गई है, या उनको बिल्कुल इस बात का तमीज़ ही नहीं रहा है कि कौन सी खबर चलाना चाहिए और कौन सी खबर नहीं चलाना चाहिए। इस वक्त थोड़ी देर के लिए हमारे देश में वैक्सीन का थोड़ा क्राइसिस हुआ है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कि वैक्सीन लगवाने की जो भ्रांतियां हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं और लोगों के अभी तक हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले ये खबर चलाई थी कि जाहिल लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, कम पढ़े लिखे की बात छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे पुलिस वालों ने वैक्सीन नहीं लगवाने के चक्कर में तरह तरह के बहाने किए थे। जब वहाँ के एसएसपी को मालूम हुआ कि ये पुलिस वाले ये हरकत कर रहे हैं, उन्होंने सबको बुला के लाइन हाजिर कर दिया। यानी वैक्सीन से बचने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वैक्सीन से बचने की कोशिश करते हैं, हमसे पूछते हैं, कहते हैं कि क्या वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। नहीं, मैंने 1 महीना पहले वैक्सीन लगवाई थी। देखिए, मैं अभी अपना फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, जब मैं ये वैक्सीन लगाने के लिए जा रहा था तो मुझे कई दिन से लोग बेकारे थे कि बोले कि ना मत लगवाइए, इसमें ये होता है ये होता है। और जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन तक भी मुझे लोगों ने बेकाया, बोले अरे आप क्यों खामखा इस चक्कर में पड़ लें। लेकिन मैंने सोचा था नहीं, मैं लगवाऊंगा और मैंने वैक्सीन लगवाई। उसके 2 दिन के बाद में मैंने अपनी मिसेस को भी वैक्सीन लगवाई। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसमें कम पढ़े लिखे लोग तो चलिए उलझ ही रहे हैं, जो उलझे हुए हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उलझे हुए हैं और उनको तरह तरह से मिसगाइड किया गया है या तरह तरह से कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में कि इसके लगाने से ऐसा हो जाएगा, इसके लगाने से वैसा हो जाएगा। कोई कहता है बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, कोई कहता है कि इससे बहुत से लोगों की मर्टिलिटी वैक्सीन लगाने के बाद में कुछ हुई है कुछ लोगों की। चलिए वो मान लिया 1 लाख में 2 लाख में अगर कोई एक आदमी उसमें किसी की मृत्यु हो भी गई तो वो क्या मालूम किस कारण से हुईगी, लेकिन वैक्सीन के उसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन के कारण हुई है। लेकिन ये सोचने की बात है कि इस वैक्सीन ने कितने लोगों को बचाया, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कितने जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, कितने पुलिस में काम करने वाले वैसे लोग हैं जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम इस वक्त बचे हुए हैं तो सिर्फ इस वैक्सीन के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो ये इन्फेक्शन हमें भी पकड़ लिया होता। उसके बावजूद हमारे स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रोफेसर की बात को किस तरह से देखिए चलाया है, किस तरह से उछाला है। ये प्रोफेसर ही तो है, नोबेल प्राइज़ ही तो मिला है। ये कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो ये दावा करे कि साहब वैक्सीन लगवाने के बाद में 2 साल के अंदर लोगों की मौत हो जाएगी और इसलिए मोर्टिलिटी बढ़ी है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, जिन देशों में वैक्सीन लगी है, उन देशों के लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो अब कोई इससे ये पूछे कि वैक्सीन लगवाने के बाद में जब लोग मर रहे हैं तो बिना वैक्सीन लगवाए भी तो लोग मर रहे हैं और उससे ज़्यादा मर रहे हैं लोग। तो इस टाइप की खबर को जो हमारे मीडिया ने दिखाया है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी खबरों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक तो लोग पहले ही कन्फ्यूज़न में हैं कि लगवाएं नहीं लगवाएं। लेकिन जब इस प्रकार की खबर चलती है, ये चलेगी, जैसे कि जब हमारी यहाँ स्ट्रीम मीडिया खबर टीवी में खबर चली कि प्रोफेसर का ये दावा नई खोज हुई है कि 2 साल के अंदर जो लगाई हुए वो ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, तो मेरी मिसेज और हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको देखा। लेकिन चलिए, हम लोगों ने तो किसी तरह से बाद में बातें करके अपने आप को किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बकवास है ये जो ऐसा कर रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन करोड़ों आदमी लगवा चुके हैं अब तक। क्या इसमें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता है? डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे?
तो इस टाइप की खबरों को प्रोपेगेंडा करने की, इस टाइप की खबरों को आगे बढ़ाने की मैं कहता हूँ ज़रूरत क्या है। सरकार को ये चाहिए कि ऐसी खबरों का वो तुरंत बैन लगाए। जो खबर इसमें की चला रहे हैं उन लोगों को रोके, और ऐसे नहीं रुकें तो उनको डंडे के ज़ोर से रोके। दोस्तों, बहुत पुरानी एक मिसाल है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आजकल बाबा रामदेव के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। भाजपा के लिए कभी कन्विंसिंग करने वाले बाबा रामदेव कांग्रेस को ये कहकर पीटा करते थे, कांग्रेस की बुराइयां किया करते थे, कांग्रेस ने बहुत महंगाई बढ़ा दी। खैर उस ज़माने में कांग्रेस ने भी महंगाई बढ़ाई थी, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। उस पर ये कहते थे कि उस ज़माने में क्या आपको इतना महंगा 70-80 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, ये चाहिए। 400 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, आपको क्या ये चाहिए? और इतनी महंगी चीज़ें हैं कि आपको ये चाहिए, या और इससे सस्ती चीज़ें चाहिए। सस्ती चीज़ें चाहिए तो भाजपा को वोट दो। उनका ये कहने का तात्पर्य होता था। देखिए, रजत शर्मा के शो में बैठे हुए इसमें की ही बातें कर रहे हैं। ये थोड़ा सा देखिए इनको सर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? दोस्तों, जब आप महंगाई अपनी चरम पर है, जबकि कहते ये थे कि जब भाजपा की सरकार आती है तो महंगाई नहीं होती है, लेकिन इस बार नहीं मालूम कौन सी भाजपा की सरकार है कि इसमें महंगाई बढ़ते 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 आसमान तक पहुंच गई और इसने तमाम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी जो कांग्रेस बदनाम थी कि जिसमें महंगाई ज़्यादा होती है, इसमें उसके भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 रुपये लीटर तक तेल पहुँच गया। जो सरसों के तेल का पीपा 1600-1700 रुपये का आया करता था, आज की डेट में 26-27 रुपये का वो मिलने लगा। जो दाल 50-60 रुपये किलो मिलती थी, वो 100-120 रुपये किलो दाल हो गई। कुल मिलाने के बाद में जितनी खाने पीने की चीज़ें थीं वो गरीब आदमी के हाथ से निकल गई। किसी तरह से वो जुगाड़बाजी करके अपना पेट भर रहा है, अपना काम चला रहा है। इसके अलावा जो दवाइयाँ मार्केट के अंदर में बहुत कम रेटों में मिल जाया करती थी, आज उन दवाइयों के ऊपर भी पैसे बढ़ गए। और ये एकदम से नहीं हुआ हैगा, ये कोरोना काल में नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है, कोरोना काल के पहले से चल रहा है। लेकिन अपने सामने सब कुछ होता हुआ देख रही है और किसी का ना तो कोई इलाज कर रही है, ना इस पर कोई कंट्रोल है, सिवाय भाषण, बयानबाजी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सरकार केवल उन लोगों के बारे में सोचती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि आज एक मामूली किलर की तनख्वाह भी 70-80 हज़ार रुपये होती है। आज एक चपरासी की तनख्वाह भी 30-40-50 हज़ार रुपये होती है। और अधिकारी की बात तो छोड़िए, 1.5 से 2 लाख रुपये करीब उसकी अधिकारी की तनख्वाह होती है। लेकिन वो कितने लोग हैं? वो पूरे हिंदुस्तान में अरबों की आबादी के अंदर में सिर्फ चंद लाख लोग होंगे। लेकिन जो एक बड़ा तबका है हिंदुस्तान की आबादी के अंदर, जो करोड़ों अरबों में है, वो तो वही मजदूर तबका है जो 300, 400, 500 रुपये रोज़ कमाने वाला है। और 300, 400, 500 रुपये रोज़ कमाने वाला इतनी महंगाई के अंदर कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपना पेट पालेगा, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, ये सोचने वाली बात है। या तो उस ऐसे काम किए जाएं कि उस आम आदमी की भी उसकी इनकम बढ़े, जो आम आदमी है, जो मजदूर है, उसकी भी इनकम बढ़े, या फिर इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कम से कम इतना तो कंट्रोल कर लिया जाए कि उसको सही तरह से खाना मिल जाए, उसके बच्चों को तालीम मिल जाए, उसको रहने के लिए एक मकान मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी के बस की बात तो है नहीं। खैर, हमें मुद्दे से अपने नहीं भटकना है। हम बाबा रामदेव के ऊपर बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो रामदेव कभी कांग्रेस सरकार के अंदर महंगाई का रोना रोया करते थे और सरकार के ऊपर हमेशा से ये कहते थे कि इस सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब जब इस सरकार के अंदर जो महंगाई हुई है, इसके अंदर भी तो कम से कम उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन आप सब देखते हैं कि उन्होंने आज तक इस सरकार के खिलाफ कोई मुंह तक नहीं खोला, कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा है, कोई एक शब्द नहीं कहा है। कभी कुछ ये कह लेते, भाई बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाए, या सरकार इसमें फेल हो रही है, या सरकार को इसमें ऐसी नीति अपनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल उनकी दुकान तो ठीक ठाक अपने चली रही थी। अब उन्होंने एक गलती ये कर ली कि उन्होंने डॉक्टरों से पंगा ले लिया, पढ़े लिखे डॉक्टरों से पंगा ले लिया। उन्होंने ये कह दिया कि मतलब जो भी कुछ है बस आयुर्वेद है और योग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर्स वगैरह सब ये बेकार है, सब कुछ नहीं। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स में गुस्सा आ गया और उन्होंने उनके ऊपर जो उनकी टांग खींची है। तो आपने सबने देखा कि आजकल वही सब चला है, बहुत दिन तक चला है, टीवी की डिबेट में और वैसे ही जर्नली अखबारों में सब जगह पर, कि किस तरह से IMA के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बिरहा में गुस्सा है। और यहाँ तक कि कहा है कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट में इनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे, 1000 करोड़ का इनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। और इसके साथ साथ जो इन्होंने प्रोडक्ट हमने चला रखे हैं कोरोना के नाम के ऊपर, उनकी तस्दीक चाहेंगे, उनके सत्यापन कराएंगे कि ये किस तरह से कहते हैं कि ये सब उसमें काम करती है। जिस वक्त पूरा विश्व, पूरी दुनिया कोरोना की
दवा ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी, उस वक्त इनकी कोरोनिल कहाँ से आ गई इस दावे के साथ कि साहब इसको खाओ तो कोरोना होगा ही नहीं, या जिनको हो गया है तो उनका भी ठीक हो जाएगा। खैर वो इस प्रकार के जो काम वो करते हैं वो तो खैर बाबा रामदेव का एक वो है प्रोपेगेंडा मिशन होता है, अपने हिसाब से वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें एक पढ़े लिखे डॉक्टरों से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? आपका काम जैसे चल रहा था चलता रहता, लेकिन अब लगता है कि जब उन्होंने पढ़े लिखे डॉक्टरों से पंगा लिया है तो ये डॉक्टर उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। लगता है कि इसी कुछ ना कुछ कीमत बाबा रामदेव को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा रामदेव का एक और चेहरा भी सामने आ गया कि जब उन्होंने देखा कि ये सारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स उनके पीछे पड़ रहे हैं तो उन्होंने हिंदुत्व कार्ड खेला। उन्होंने ये कहा कि ये लोग सब देश को जो एलोपैथिक ड्रग्स चलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ईसाइयत की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी एलोपैथिक ड्रग्स चलाएंगे तो ईसाइयत की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। तो हिंदुत्व कार्ड खेला, एक बिल्कुल बचकाना कदम उनका ये। इससे ये तो पता चल गया कम से कम कि उनकी मेंटिलिटी क्या है। वो भी उसी मेंटिलिटी के आदमी है कि हिंदू कार्ड खेलो और अपना काम निकाल के ले जाओ। लेकिन वो चीज़ भूल गए हैं कि अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इन बातों के अंदर आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपने आकाओं के ऊपर या अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो चाहे कुछ गलत बयान दें, कुछ गलत बोलें या गलत तरीके से काम करें, फिर भी ये कहते हैं कि किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो उनका वायरल हुआ है, उस वीडियो के अंदर जब उनसे पूछा गया तो वो यही तो कह रहे हैं उसके अंदर, बोले किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर ले, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं, चलाने दो। हर वक्त ये बताएगा आगे कि क्या होना है उनके साथ में। लेकिन उन्होंने ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में जो पंगा लिया है, जो डॉक्टरों के साथ में पंगा लिया है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। दोस्तों इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ, इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।